देखिए भाई, लॉ ऑफ मास सेक्शन आपको पढ़ाएंगे। हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हमारा जो चैप्टर इक्विलिब्रियम है वो पूरा इसी बात पर डिपेंड करेगा इन फ्यूचर। अब आगे जब पढ़ाएंगे आपके लिए तो क्यों स्टडी कराएंगे, दो चीजें आपको डिस्कस करेंगे इसमें। एक तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं dx ओवर dt, इट्स कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और कंसंट्रेशन C, इन दोनों में रिलेशन मैं आपको वैरी करूंगा। यानी जो dx ओवर dt रासायनिक क्रिया का वेग है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है जिससे हम लोग स्टडी करेंगे, और जो कंसंट्रेशन है C, इन दोनों में रिलेशन को मैं आपको स्टडी कराऊंगा। इनका रिलेशन क्या होगा, ये जो कंसेप्ट मैं आपको स्टडी कराऊंगा वो दो साइंटिस्टों ने रिप्रेजेंट किया है। एक का नाम तो गोल्डबर्ग है, दूसरे का नाम बागे है। गोल्डबर्ग और बागे दूसरे का नाम है। तो हम लोग जब इसको स्टडी करते हैं तो गोल्डबर्ग और बागे के सिद्धांत के नाम से भी हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, या आप सबसे कह सकते हैं गोल्डबर्ग और बागे की थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या दिया गया। इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। इन्होंने कहा अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके रिएक्शन का जो रेट है dx ओवर dt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। dx ओवर dt जो होता है तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप इसे हिंदी में बताना चाहेंगे सबको तो आप कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग, स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक क्रिया का वेग सदैव उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी अगर रासायनिक क्रिया में अभिकारक पदार्थों की मात्रा का उपयोग ज्यादा किया जाएगा, यदि रासायनिक क्रिया में अभिकारक पदार्थों की मात्रा का उपयोग ज्यादा किया जाएगा तो रासायनिक क्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक पदार्थों की मात्रा का उपयोग कम किया जाएगा तो उस रासायनिक क्रिया का वेग क्या होने वाला है, कम होने वाला है। आप सर से भी कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन। यानी किसी भी रासायनिक क्रिया का जो वेग है, जो रेट है, वो सदैव सांद्रता के समानुपाती है। जिन केमिकल सबस्टेंस की या जिन रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है उनमें रेट ज्यादा आता है, जिन रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है वो रेट को कम शो करते हैं। तो हम लोग कैसे शो कर सकते हैं इसको मैथमेटिकली, मैंने आपको बताया कि dx ओवर dt लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C लिख सकते हैं। ये सिंबल शो कर रहा है रिएक्शन के रेट के लिए और ये सिंबल शो कर रहा है कंसंट्रेशन के लिए। अगला सवाल क्या सर आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है इसका किसी भी केमिकल प्रोसेस के ऊपर हम लोग एप्लीकेशन कैसे शो करेंगे।
भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर कोई रासायनिक क्रिया हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो रासायनिक क्रिया को स्टडी करने के दौरान उस रिएक्शन का जो रेट है, उस रिएक्शन का जो रेट है वो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये तो एकदम करेक्ट बात है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर हम किसी रासायनिक क्रिया को यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर हम लोग रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो हमारी जो रिएक्शन है उसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग रिएक्टेंट की क्वांटिटी को कम कर देंगे तो हमारी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मीन्स है कि कंसंट्रेशन ऑलवेज रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा और कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट घटेगा। अभी हम लोग सिंपल इक्वेशन पे कंसीडर करके बताते हैं आपके लिए। जैसे रिएक्शन है ए प्लस बी, रिवर्स एरो सी प्लस डी, एक सिंपल रिएक्शन है ये। पर ये जो सिंपल रिएक्शन हम लोगों के पास अवेलेबल है, मैंने कहा जो आपके पास ये तो रिएक्टेंट हो गए भाई, और ये प्रोडक्ट है आपके पास। मैंने आपसे कहा इन्हें आप एक्टिव मास में कन्वर्ट कीजिएगा, तो आपने इनको एक्टिव मास में कन्वर्ट किया तो आपने बताया सर जो ए लिखा हुआ है इसका एक्टिव मास तो ए ब्रैकेट हो जाएगा, जो बी लिखा हुआ है इसका एक्टिव मास बी ब्रैकेट हो जाएगा, जो सी लिखा हुआ है इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, सी ब्रैकेट हो जाएगा भाई, और जो डी लिखा हुआ है इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, डी ब्रैकेट हो जाएगा। लेकिन मैंने पूछा आपसे कि हमारी रासायनिक क्रिया दो जगह पर हो रही है। देखो भाई ये वाला जो एरो है ये वाला बता रहा है कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो रहा है। ये वाला जो आपका एरो है ना, ये वाला, ये बता रहा है कि आपके ए और बी जो है वो सी और डी में चेंज हो रहा है। ए और बी जो है वो सी और डी में चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन है ये। और दूसरा क्या बता रहा है आपके लिए, सी और डी जो है किस में चेंज हो रहे हैं भाई, ए और बी में चेंज हो रहा है। ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन है। अगर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, सबको बताना है कि dx ओवर dt फॉरवर्ड एक्शन के लिए, यानी अग्रम क्रिया का वेग है भाई, ये किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर करेगा। कौन सी कंसंट्रेशन पे करेगा, एक तो ए की कंसंट्रेशन पे करेगा भाई और एक बी की पे करने वाला है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, dx ओवर dt f ए इंटू बी, यानी अग्र क्रिया का जो वेग है हमारा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ए की मात्रा के ऊपर, ए की कंसंट्रेशन के ऊपर और बी की कंसंट्रेशन के ऊपर। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि dx ओवर dt f इक्वल टू k1 a इंटू v। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर सकते हैं हम लोग भाई। K1 क्या है, K1 है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट यानी अग्रम क्रिया का वेग नियतांक है। ये अग्रम क्रिया का वेग नियतांक है। अगर हम लोग इसे बैकवर्ड एक्शन पर अप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग इसे बैकवर्ड एक्शन पर अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसे लिखेंगे dx ओवर dt और b फॉर द बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c इंटू d, यानी इस रिएक्शन का जो वेग होगा वो सी डी पर डिपेंड करेगा, इसका जो वेग होगा वो ए और बी पर डिपेंड करेगा। ए का लॉ ऑफ मास एक्शन में इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड कर देते हैं भाई। तो ये लिख सकते हैं हम लोग dx ओवर dt b इक्वल टू k2 c इंटू d, इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है, ये है बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, पश्च क्रिया वेग नियतांक, पश्च क्रिया। आपको ध्यान रखना है K1 क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट होता है।
और K2 क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन रेट कांस्टेंट होता है। अभी मैंने आपसे बोला कि भाई इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे कल परसों से 2-3 दिन से हम लोग, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम में होता है dx ओवर dt F इक्वल टू dx ओवर dt b, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर होती है। अब आप देखिएगा भाई dx ओवर dt f का वैल्यू क्या है, dx ओवर dt f का वैल्यू है k1 a इंटू b, और dx ओवर dt का वैल्यू क्या है b का, k2 c इंटू d। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि k1 a इंटू b इक्वल टू k2 c इंटू d, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि k1 अपॉन k2 इक्वल टू c इंटू d अपॉन a इंटू b। समझ आ गई बात, एकदम सिंपल बात है, कोई टेक्निकल चीज नहीं हुई अभी। At constant temperature, the ratio of forward and backward rate constants. At constant temperature, the ratio of forward, that means K1, and backward rate constant is called equilibrium constant. Is called equilibrium constant. मैंने कहा है आपसे स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक क्रिया के अग्र क्रिया के वेग नियतांक और पश्च क्रिया के वेग नियतांक का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं साम्य नियतांक। अब एक नया नियतांक आपको मिलेगा, और जब भी कभी k1 अपॉन k2 आया करेगा तो k1 अपॉन k2 को बेटे ऑलवेज हम लोग कैसी लिख दिया करेंगे, क्या लिखा करेंगे, कैसी लिखा करेंगे। क्या हो जाएगा फिर हमारा क्वेश्चन, ये हमारा हो जाएगा केसी इक्वल टू C इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। ये बात आपको डालना है। आज के बाद जब भी मैं आपसे ये बोला करूंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी रासायनिक क्रिया मैं आपको दूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो तुरंत ही आप क्या करेंगे, जो उत्पाद हुआ करेंगे रासायनिक क्रिया के उन उत्पादों को तो लिख दिया करेंगे ऊपर, समझिए, और जो अवकारक हुआ करेंगे उन अवकारक को लिखा करेंगे नीचे हम लोग, और ब्रैकेट में लिखना है। बात समझ में आ गई आपको पक्का। उत्पाद कहां जाएंगे, ऊपर। मैं सिर्फ ये बोला करूंगा आपसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, तो आप तुरंत ही क्या करेंगे, जो रिएक्शन आपको मिला करेगी आप बताएंगे सर उत्पाद चले जाएंगे ऊपर और अवकारक आ जाएंगे इसके अपॉन में। समझ गए आप लोग। देखिए ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आप इस पर प्रेशर चेंज करेंगे, अगर आप इसके ऊपर जैसे प्रेशर चेंज कर दे भाई, तो अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो जो सांद्रता होती है, जो हमारी मात्रा होती है वो चेंज हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम इसको नए तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं Kp बराबर, Kc की जगह Kp एट प्रेशर ताप पर, Kp बराबर Pc, और ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा। ये तो तभी आएगा जब सांद्रता स्थिर होगी आपकी, जब बदल जाएगी तो फिर ये ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि फिर वो एक्टिव मास नहीं रहेगा। और Pd अपॉन Pa इंटू Pb, इसे बोलते हैं हम लोग दाब स्थान। क्या बोलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम, तो दो स्थानांक हो गए, एक तो हो गया साम्य स्थानांक, क्या हो गया, साम्य स्थानांक, और एक हो गया दाब स्थानांक। तो केसी क्या है, साम्य स्थानांक, और केपी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये स्थिर ताप पर है, ये स्थिर ताप पर है, और ये किस पर है, स्थिर ताप पर, ये किस पर है, ताप पर।
इसमें क्या आएंगे, सांद्रता निश्चित होती है, इसमें सांद्रताएं अनिश्चित होती है, कंसंट्रेशन इसमें कांस्टेंट होता है, इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसमें इसको ब्रैकेट आएगा, इसमें इसको ब्रैकेट नहीं आएगा। अब देखो सिंप्लीफाई बात करते हैं आपसे, जैसे रिएक्शन हम लोगों के पास है N2 प्लस 3H2 रिवर्स एरो 2NH3 रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें केपी केसी में जो रिएक्शन हम लोगों के पास है, इसमें आपको बताना है कि केसी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप और केपी कैसे करेंगे। तो देखो भाई मैंने बताया केसी अगर आपको लिखना है तो उत्पाद क्या रहेंगे, बेटा ऐसे लिखेंगे NH3 ब्रैकेट, और ये जो नंबर्स ऑफ मोल होते हैं ना, नाम जो होते हैं ये पावर में NH3 स्क्वायर अपॉन N2 लिखेंगे और H2 की पावर, बात सुन रहे हैं आप? यही बात अगर आप केपी को लिखते तो कैसे लिखते हैं, यही बात अगर आप केपी में लिखते तो ऐसे लिखते भाई केपी इक्वल टू P NH3 सापेक्ष में इसके रिलेटिव में स्क्वायर अपॉन P N2 ऐसे और P H2 हो गया। तो और बताते देखो, जैसे रिएक्शन हमारे पास है 2SO2 प्लस O2 रिवर्स एरो 2SO3, बताओ केसी कैसे होगा इस पर, SO3 की 2 अपॉन 2 बनवाने को पावर आती नहीं, बात समझ आ गया आपको। केपी कैसे हो जाएगा था इसमें, P 2 बताइए बेटे, समझ आ गया आपको पक्का, पूछे क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये हमारे पास लिखा हुआ है PCl5, इसको हम लोगों ने डिसोसिएट किया है PCl3 में और Cl2। ये रिएक्शन हमारे पास है, इस रिएक्शन पर हम लोग को अप्लाई करना है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ, तो कैसे करेंगे बताइए, कौन बताएगा, आप बताओ। केसी इक्वल टू लिख सकता है PCl5 नहीं, चलो और बोलो, Cl2 अपॉन PCl5। केपी कैसे बनेंगे, सब PCl3 into ये रख लिया है into 2 अपॉन 5। हो गया। इस बात में कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए, कर लेंगे आप। अब सिर्फ हम आपसे यही बोला करेंगे कि भाई जो आपके पास रिएक्शन है उस रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट यही आ जाएगा। तो उत्पाद अपर साइड में और अपकारक लोअर साइड में, देखिएगा आपको।
अब आपको बताया कि केपी केसी में संबंध क्या होता है। जो हमारा केपी है और जो हमारा केसी है उसमें रिलेशनशिप क्या है आपको पढ़ाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है भाई ये साइंस में, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, केपी केसी में संबंध अगर हम लोगों को स्टडी करना है, केपी केसी में रिलेशनशिप हम लोगों को स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कंसीडर रिएक्शन देंगे। एक रिएक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, और रिएक्शन क्या है, देखो ये रिएक्शन है N1A प्लस N2B रिवर्स एरो M1C M2B ये रिएक्शन। इस पर हम लोग विचार करते हैं, और विचार करने के लिए, कंसीडर करने के लिए आपको मैंने बोला है, तो आपको बताना है सबसे पहले केसी क्या होगा इसके लिए बताइए, कौन बताएगा, बता सकते M1C एक मिनट सी की पावर M1 D की पावर M2 एक मिनट डी की पावर M2 अपॉन N की पावर A की पावर N1 ए की पावर N1। B की पावर N2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देखो, अगर हम लोग केपी की वैल्यू फाइंड करते तो हो जाता पी सी की पावर M1 M2 अपॉन एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा मुझे। एक ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते आ रहा है आपको पीछे से हम लोग पीवी इक्वल टू आर टी, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। ये हम लोगों ने पढ़ाया है पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं पी इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी, और एन अपॉन बी क्या है, कल ही पढ़ाया था भाई आपको मैंने, कंसंट्रेशन है, क्या है, सांद्रता कह रहा था मैं आपसे, इसे मोलर सांद्रता। तो P इक्वल टू हो जाएगा सी आर टी, P इक्वल टू सी आर टी। इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड कर देंगे हम लोग, P इक्वल टू सी आर टी। इससे क्या कर सकते हैं आप लोग, इससे आप ये कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जैसे ए आपके पास है, बी आपके पास है, सी आपके पास है, डी आपके पास है, इन सबका आप आंशिक दाब निकाल सकते हैं, आंशिक दाब। तो आंशिक दाब निकालने से फायदा क्या हो जाएगा बेटे आपके लिए, पार्शियल प्रेशर निकालने से फायदा ये हो जाएगा कि जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आएंगे उसे हम इसमें लगा देंगे क्वेश्चन में, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा थोड़ा सा। और कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे मैंने बोला कि ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है तो पी ए बराबर ए आर टी कर दो आप, पी ए बराबर ए आर टी, पी ए बराबर ए आर टी। और आपको बी का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो पी बी बराबर बी आर टी, और आपको सी का प्रेशर निकालना है इसमें तो पी सी बराबर सी आर टी वाई हो जाएगा, और पी डी बराबर हो जाएगा डी आर टी, राइट। और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो प्रेशर की वैल्यू आपके पास आई है, इन वैल्यू को आप इस वाले इक्वेशन में लगा लो बेटे, इस वाले में, सेकंड वाले में। देखो पीसी के ऊपर पूरे पे पावर है ना, ऐसा जब देखेंगे तो देखो सी के ऊपर भी पावर आएगा और आरटी पर भी पावर आएगा, दोनों पर आएगा पावर। कैसे आएगा देखो बताता हूं आपके लिए, केसी केपी इक्वल टू सी आरटी हो जाएगा पीसी की जगह, ठीक है, इंटू डीआरटी हो जाएगा अपॉन एआरटी हो जाएगा, और बी आरटी हो जाएगा। लेकिन पावर क्या है, इस पर M1 पावर है तो इस पर भी M1 आएगा, सी की पावर और आरटी की पावर M1, डी की पावर M2 और आरटी की पावर M2, ए की पावर N1, आरटी की पावर N1
बी की पावर n2 और RT की पावर n2। स्प्लिट पावर लगेगी सब पर, अलग अलग दोनों पर। आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं चाहे तो, Kp इक्वल टू C की पावर m1 इंटू D की पावर m2 अपॉन A की पावर n1 B की पावर n2 इंटू RT की पावर m1 प्लस m2 और RT की पावर n1 प्लस n2। इतना तो मैंने पढ़ाई आप लोगों ने। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि Kp इक्वल टू C की पावर m1 D की पावर m2 अपॉन A की पावर n1 B की पावर n2 और RT की पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 माइनस n2। घातों का योग और अंतर हो गया, ये घातों का योग और अंतर हो गया। और घातों का जब एडिशन करते हैं उसे डिफरेंस कर देते हैं पावर्स का, तो उसे मान लेते हैं डेल्टा n या डेल्टा x। डेल्टा n या डेल्टा x ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो देखो बेटे n हो जाएगा आपका, ये वैल्यू चेक करो, ये वैल्यू चेक करो, ये वाली वैल्यू तो Kp के बराबर, सॉरी इस वाली वैल्यू चेक करो, Kp किसके बराबर है ना वैल्यू, कह सकता तो उसे Kp बराबर Kc इंटू RT और ये हो जाएगा आपका पावर, जो एडिशन करेंगे ना आप लोग, डिफरेंस करेंगे डेल्टा n, डेल्टा n लिख सकते हैं इसके लिए आप। तो ध्यान रखेंगे Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n होता है। जब भी मैं आपसे बोलूंगा Kp Kc में संबंध क्या होता है, तो आप तुरंत मुझे रिप्लाई किया करेंगे सर Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। मैं पूछा करूंगा आपसे डेल्टा n क्या है इसमें भाई, तो आप बता करेंगे नंबर्स ऑफ मोल फॉर प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल फॉर रिएक्टेंट। समझिए, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को आपको करना है माइनस। बड़े क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इसमें से आते हैं भाई कि Kp Kc में संबंध बताइए, कोई रिएक्शन लिखा जाता है एग्जाम में, उस रिएक्शन में पूछ लेता है सर Kp Kc में संबंध बताइएगा। एकदम बड़ा इजी कोई तरीका है, हम लोग बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। और हम लोग कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने पूछा आपसे N2 लिखा हुआ है, ये 3H2 लिखा हुआ है और ये 2NH3 हमारे पास है। सर ने पूछा इसमें Kp Kc का संबंध क्या होने वाला है इस सेक्शन के लिए, तो आपको बताना सर पहले हम डेल्टा n फाइंड कर लेते हैं, फिर पता पड़ जाएगा। और डेल्टा n को जैसे हम लोग फाइंड करेंगे तो अभी पढ़ा हम लोगों ने कि प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करना है। कितने मोल है प्रोडक्ट के हमारे पास, 2 है, माइनस 3 तो H2 के प्रोडक्टेंट पर, इसका 4 है, तो 4 मोल को घटाएंगे कितना बचेगा, -2 बचेगा। क्या पढ़ा आपने अभी, आपने पढ़ा Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर -2। अगर आप इसे नीचे ले आएंगे अपॉन में तो ये प्लस का हो जाएगा वैल्यू, क्या हो जाएगा रिलेशन, Kp बराबर Kc अपॉन RT स्क्वायर, RT स्क्वायर। ये संबंध होगा अमोनिया के लिए, समझ गए आप लोग। दूसरा देखेंगे आप लोग, ये N2 हमारे पास है, ये O2 हमारे पास है, रिवर्स एरो
और 2NO ये रिएक्शन है। जैसे इसमें KPKC का संबंध हम लोग को फाइंड करना है। इसमें जब KPKC का संबंध हम लोग फाइंड करेंगे भाई तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा बताओ हमें, राइट। फिर 2 - 2 हो जाएगा, 2 तो ये है प्रोडक्ट के मोल और 2 रिएक्टेंट हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा 0। तो KP बराबर क्या हो जाएगा KC इंटू RT की पावर 0 और ये हो जाएगा बेटे KP इक्वल टू KC। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। समझ में आ गया आपको?